जय हिंद। आप सबको फिर से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बताने वाले हैं टॉन्टलेशन। जैसे कि यह एक गाय है, दिस इज ए काउ। ए वहाँ पे कैसे होगा, किस किस सेंटेंस में ए लगेगा, किस में लगेगा एन, और किस में ए और एन दोनों नहीं लगेगा। इनको जानने से पहले हमें समझना होगा वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, और उसके बाद समझना होगा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इन चार चीज के बारे में अगर समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह एक गाय है, दिस इज ए का होगा या दिस इज का होगा। इनको समझने से पहले आपको वॉवेल, कॉन्सोनेंट और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम वॉवेल को, वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर। क्या होता है इसका मतलब? स्वर। जिस तरह हिंदी में होता है स्वर ओआ, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में स्वर होता है। सीधे क्या है स्वर? हम इंग्लिश भाषा में 5 स्वर है, ए, ई, आई और यू। हम उसको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। ए, ई, आई, ओ और यू को वॉवेल्स कहते हैं। मतलब ये सिंपल, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 अल्फ़ाबेट होता है उसमें से ये 5 अल्फ़ाबेट ए, ई, आई और यू, ये क्या कहलाता है? मेरा वॉवेल कहलाता है। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई और यू को क्या कहते हैं? हम वॉवेल कहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इसका मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या लेटर में ए, ई, आई और यू को छोड़ करके बाकी बचा जो लेटर है वो मैं क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। मतलब ए, ई, आई, ओ और यू के अलावा बाकी बचे लेटर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, हम क्या बोले? ए, ई, आई और यू के अलावा बाकी बचे लेटर, मतलब वॉवेल को छोड़ के जितना लेटर बचा वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। जैसे कि ए नहीं होगा क्योंकि ए क्या है मेरा? वॉवेल। बी होगा, सी, डी, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे के उसी तरह क्या हो जाता है? जेड तक चला जाएगा। मतलब इंग्लिश लेटर में वॉवेल के छुड़ा करके जो बाकी बचा जो लेटर है वो मैं क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। और ए, ई, आई, ओ, यू क्या कहलाएगा? मेरा वॉवेल। इतना आपको ध्यान में रखना है, तब आपको समझ में आया कि टोंटलेशन को बनाते समय कि यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल होगा, वहाँ पे एन होगा या ए होगा या ए एन नहीं होगा, उससे हम कैसे पता करें? ये जानने के लिए आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। समझ गए? अब आते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, 2 शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा
एक क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होता है जातिवाचक संज्ञा। आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किस को कहेंगे और जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? अगर आप मेरा संज्ञा का जो एक वीडियो अपलोड हुआ है उसे अगर आप देखे होंगे तो आप अच्छे से जान चुके होंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के खास नामों का बोध होता है। मतलब पर्टिकुलर उसी नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या कहलाएगा मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में हो गया जिसके एक नाम बोलने के बाद उस नाम पर जितने भी संसार में व्यक्ति या वस्तु है उन सभी व्यक्ति और वस्तुओं का बोध हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि बात करें हम लड़का है, जैसे कि सोहन लड़का है, सोहन है, राम है, कृष्ण है, राकेश है, अभी है, ये सब लड़का है ना। उसमें से अगर हमें किसी एक को बुलाना, ये सब क्या है? लड़का है। अगर इन सबों में से किसी को एक को बुलाना है हमें यहां से कि सोहन तुम मेरे पास आओ, तो सिर्फ क्या आएगा? सोहन ही आएगा। क्या होगा? सोहन ही आएगा। मतलब कि इसमें सिर्फ क्या है? सोहन को बोध हो रहा है इसका। ये सोहन क्या होगा? मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे लड़का यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे जितना भी लड़का है क्या होगा? सब आएगा लड़का, आया ना। मतलब कि इसका जितना भी लड़का है यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा मेरा ये वाला जातिवाचक संज्ञा होगा। मतलब ये सिंपल समझना है, जिसके बोलने से किसी एक का बोध होगा वो होगा मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिस नाम को बोलने से उस नाम के जितना भी संसार में व्यक्ति या वस्तु या जीव होगा उन सभी का अगर बोध हुआ तो मेरा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि हो गया किताब। किताब किताब संसार में एक नहीं है, किताब बहुत है। मतलब किताब शब्द बोलने के बाद संसार में जितना भी किताब है सभी किताब का बोध हो रहा है, समझ गए ना। और वही अगर हम बोलते हैं गाय, गाय भी बोलते हैं तो संसार में जितना भी गाय है सभी गाय का बोध हो रहा है, समझ रहे हैं। अगर जैसे हम बोल रहे हैं गंगा, गंगा क्या मतलब एक ही नदी है, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वही अगर बोले हम नदी, तो नदी एक नहीं है, बहुत सा नदी है। इसलिए नदी जैसे बोले संसार में जितना भी नदी है सब नदी का मुझे बोध कराता है ये नदी शब्द, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा? जातिवाचक संज्ञा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पर। जैसे कि ट्रांसलेशन है, अब ट्रांसलेशन बनाने से पहले एक बार देखिए, क्योंकि हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा, और इधर लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? कोई भी नाम ले लो, राम हो गया, कृष्ण हो गया, नाम ले सकते हैं, और भी नाम ले सकते हैं हम। इसके हो गया ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल एक ही महल है, मतलब ताजमहल नाम का बिल्डिंग एक ही है। अगर हम बोलते हैं महल तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि महल एक नहीं है, बहुत सा महल है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ताजमहल हो गया। अब बोल सकते हैं हिमालय, हिमालय भी एक पर्वत का नाम है विशेष करके। हिमालय अगर जैसे बोलेंगे हम पर्वत, पर्वत होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत एक नहीं है, बहुत सा पर्वत है, बहुत सारा पर्वत नाम। इसमें
क्या हो गया मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हिमालय एक पर्वत का नाम है, विशेष पर्वत का नाम। समझ गए ना? ये सब क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी ले सकते हैं हम आगरा, या तो पटना, भागलपुर, ये सब शहर का नाम है। ये शहर, पटना एक ही शहर है, भागलपुर भी एक ही शहर है। इसे हम बोलेंगे शहर। ये होगा मेरा क्या जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर बहुत सा शहर है, एक शहर नहीं है। उसी तरह देखो, अब आता है मेरा आखिर ट्रांसलेशन बनाते समय से कि यह गाय है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? दिस इज अ काउ। क्या होगा? दिस इज अ काउ। आखिर ए यहां पे कब होगा? उसे क्या लेते हैं हम? यह राम है। यहां पे क्या हो रहा है? दिस इज राम होता है, मतलब इसमें एक क्यों नहीं लगा, और इसमें एक क्यों लगा। और भी एक सेंटेंस होता है, ले सकते हैं हम। देखिए, यह सेब है, इसमें क्या होगा? दिस इज एन एप्पल। एप्पल। आखिर हम देख सकते हैं ट्रांसलेशन की तरह है। ट्रांसलेशन क्या है? एक ही तरह ट्रांसलेशन है। यहाँ पे मेरा यह गाय है, इसमें लगा ए, या राम है, इसमें ए नहीं लगेगा। और यहाँ पे भी यह सेम ट्रांसलेशन है, यहाँ यह सेब है, यहाँ पे एन लग गया। आखिर कौन सा ट्रांसलेशन या कौन सा सेंटेंस में एन का प्रयोग होगा ट्रांसलेशन करने वक्त, और किसमें प्रयोग होगा ए का, और किसमें एन का प्रयोग नहीं होगा? देखो, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एन लगेगा, एन का प्रयोग होगा। मतलब जहां देखना है जातिवाचक संज्ञा या वर्ड, वहां पे क्या करना है? ए और एन लगेगा। और वो भी बात देखना है, एक बात और देखना है, जहां पे होगा जातिवाचक संज्ञा का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, वहां पे लगेगा ए। और जहां होगा जातिवाचक संज्ञा का फर्स्ट लेटर वॉवेल, वहां लगेगा ए एन लगेगा। समझ गया ना? अब बात ये भी आता है कि आखिर पानी में क्या लगेगा? पानी में देखो कुछ नहीं लगेगा, ना तो ए लगेगा ना तो एन। हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ जातिवाचक संज्ञा में ए एन का प्रयोग होगा। पानी क्या है? द्रववाचक संज्ञा। और एक बात ये भी याद रखना है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसमें भी ए एन का प्रयोग नहीं लगेगा। समझ गया ना? मतलब सिर्फ क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा में ए एन का प्रयोग लगेगा। एक बात आप क्या कीजिएगा, संज्ञा का जो वीडियो अपलोड किए हैं हम, उस संज्ञा को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो आपको ट्रांसलेशन आसानी होगा। और ये ट्रांसलेशन बनाने में हम बोल रहे हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? ए एन का प्रयोग होगा सिर्फ। समझ गया ना? अब आते हैं हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। एक बात और देखो, हम बोले कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? ए एन का प्रयोग होगा। जातिवाचक संज्ञा जैसे क्या हो गया? गाय होगा, बैल होगा, किताब होगा ना? इन सब का अंग्रेजी क्या होगा? कॉ, ऑक्स, बुक, और भी ले सकता है कलम, PEN पेन, और भी ले सकता है कुछ वर्ड हम, जैसे और क्या ले सकते हैं? चीटी, ANT, एंड। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा का कुछ नाम। देखो, आखिर जैसे कि यह गाय है, फिर यह बैल है, यह किताब है,
यह कलम है, यह चींटी है। ये मेरा 5 सेंटेंस है। इसको क्या करना है, हिंदी से ट्रांसलेशन करना है किसमें, मेरे इंग्लिश वर्ड में। समझ रहे हैं ना। अब बात आता है इस देखो इसका, दिस इज काउ। अब हमें पता करना है कि इसमें ए का होगा या तो ए एन लगेगा। एक बात याद रखना, हम क्या बोले, वर्ड का सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का फर्स्ट लेटर अगर होगा क्या कॉन्सोनेंट, तो वहां पे क्या लगेगा, ए। देखो वॉवेल क्या बताए थे हम, ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी बचा लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट। देखो ये क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे क्या लगेगा मेरा, ए लगाना है। समझिए, मतलब साफ समझना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट, तो वहां पे लगेगा ए। और अगर फर्स्ट लेटर क्या होगा, वॉवेल, तो वहां क्या लगेगा मेरा, ए एन लगेगा। बात इसी करते हैं, दिस इज ए एन एन ऑक्स। यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में ओ क्या है, वॉवेल है। ए ई आई ओ आ रहा है ना वॉवेल, ये क्या होगा, यहाँ पे एन हो गया। और ये क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या दिया यहाँ पे हम ए लगाए। उसी तरह दिस इज ए पेन होगा यहाँ पे। उसी तरह क्या होगा, दिस इज, सॉरी किताब है ना, इसका होगा बुक होगा, इसका होगा दिस इज ए पेन। और यहाँ पे दिस इज एन एंड ए एन टी। एन इसलिए क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ए क्या है मेरा, वॉवेल है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ ए और ए एन का प्रयोग होता है। समझिए ना। और जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ ए एन का प्रयोग होता है, और वो भी साथ साथ में देखना है कि जातिवाचक संज्ञा का अगर फर्स्ट लेटर होगा कॉन्सोनेंट, तो वहां पे होगा ए का प्रयोग। अगर फर्स्ट लेटर होगा वॉवेल, तो वहां पे होगा एन का प्रयोग। ये हमेशा बात ध्यान में रखना है। आखिर आप एक सवाल फिर पूछेंगे हमसे कि सर अगर यह एक काव, यह एक गाय है, सीखिए, यह एक गाय है और यह गाय है, इसमें क्या होगा और इसका अंग्रेजी क्या होगा। देखो सिंपल समझना है, चाहे सेंटेंस में ए लिखा हो या नहीं लिखा हो, तब फिर भी वहां पे ए का प्रयोग करना है। समझ गया ना, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा जहां पे आ गया वहां पे ए का प्रयोग करना ही करना है, ए एन का प्रयोग। इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज ए कॉ, और इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज ए कॉ। चाहे वहां पे एक लिखा हो या एक नहीं लिखा हो, तब फिर भी हमें एक का प्रयोग करना है जातिवाचक संज्ञा में हर हालत में। समझ गए ना। अगर वही बात करें हम, यह सेब है, यह एक सेब है, दोनों का अंग्रेजी क्या होगा, सेम होगा, दिस इज एन एप्पल। चाहे वहां पे एक लिखा हो या एक नहीं लिखा हो, तब फिर भी हमें क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा में अगर वॉवेल रहेगा तो ए एन का प्रयोग हमें करना ही है। ये हुआ कि ए एन का प्रयोग कैसे हुआ, समझिए ना। मतलब कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के समय में ए कहाँ प्रयोग होगा, ए कहाँ प्रयोग होगा, एन, और कहाँ प्रयोग होगा ए एन नहीं। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं और हम, देखिए यह पानी है, पानी है। देखो एक बात ध्यान देना, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। हम क्या बोले पहले, जिस संज्ञा को हम गिन भी नहीं सकते हैं या जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए हम पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा इसमें, दिस इज वाटर, WATER।
आर, वाटर होगा सिर्फ इसमें, दिस इज ए वाटर नहीं देना है, नहीं तो दिस इज एन वाटर देना है। मतलब सिर्फ में क्या करना है हमें, दिस इज वाटर लिख के छोड़ देना है। यही हो गया ट्रांसलेशन। मुझे उम्मीद ही नहीं, हमें विश्वास है कि जो हम ये बताए आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन दे इस तरह का, तो आप ये मिस्टेक कभी नहीं करेंगे कि कहाँ पे ए होगा कहाँ पे एन होगा। हम देखें, मतलब मेरे गांव के आसपास बहुत से ऐसे ट्यूशन में है जहाँ पे बच्चे मतलब ट्रांसलेशन बना करके खत्म कर दिया, लेकिन अगर पूछो इसी में ये फंस जाता है, कहाँ ए होगा कहाँ ए एन होगा। अगर टीचर अगर अच्छे से उसे समझाए इस तरह, तो उसे कभी भी दिक्कत नहीं होगा कहाँ पे ए होगा कहाँ पे एन नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप जो हम बताए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है कि इसी तरह ट्रांसलेशन का फैक्ट हम आपके सामने बताए, आपके सामने रखें, तो हमें कमेंट में एक बार जरूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। और साथ ही साथ उन छात्रों के लिए एक सूचना है कि जो मेरे गांव के आसपास में पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है कि मेरा कोचिंग खुला है शरिया विद्यालय के पास में ही, श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे क्या होता है कि 5 से लेके ऊपर छात्र को अलग अलग बैच में पढ़ाया जाता है और सब विषय पढ़ाएंगे, मैथ से लेके साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, टोटल विषय पढ़ाया जाएगा अच्छे से। और आपको इंग्लिश भी पढ़ने के लिए सिखाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानिएगा उसे आपको पता ही है कि एआई का युग आने वाला है। अगर एआई के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तो आप समाज में क्या होगा, पीछे रह जाएंगे। और एआई को जानने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज जानना अति आवश्यक है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। आप जहाँ भी पढ़ते हैं ट्यूशन में, उस सर को भी बोले कि हमको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाइए। और इसमें सिर्फ एआई में ही आपका हेल्प नहीं होगा, अगर आप आगे चल के कॉम्पिटिशन का एग्जाम का भी तैयारी करेंगे उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 10th के बाद अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको, अगर मान लीजिए कोई शहर जाता है पढ़ने के लिए, जो टीचर होता है स्टैंडर्ड टीचर, वो आपको 12th या 10th के बाद +2 में आपको हिंदी में मैथ नहीं समझाएगा। और जैसे अगर आप मान लीजिए 12th के बाद अगर साइंस लेना चाहते हैं, या आप मान लीजिए 12th के बाद अगर जे मीन्स या एसएससी वगैरह का तैयारी भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इंग्लिश का ज़रूरत होता है, इसलिए वहाँ भी आपको सीखना ही पड़ेगा इंग्लिश। अगर यहाँ से आप अपना बेस तैयार करते हैं, आप यहीं से अगर रीडिंग करना सीख जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी होगा। इसलिए जो भी है, या तो आप जहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे सर को बोलिए, अगर वहाँ पे सर नहीं पढ़ाता है तो मेरे ट्यूशन में आप सबों का वेलकम है। बस इतना ही है, एक बार जरूर विजिट करना। और सबसे फीस भी बहुत कम है, 200 रुपये। मतलब हर जगह फीस कितना, मतलब 250 रुपये का ही फीस है। और 10th क्लास के लिए भी बहुत खुशखबरी है कि एक बार जरूर 300 रुपये में 2 टाइम पढ़ाएंगे। और दीपावली से और जनवरी के बीच में ये आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।